सबका ज्योतिष शिक्षण की इस नई कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है। हमने गत पाठ में काल के दो भाग समझे थे, मूर्त काल, अमूर्त काल। और हमने उसमें ये जाना था कि अमूर्त काल जो त्रुटि से प्राण पर्यंत का होता है वो अब प्रचलन में नहीं है, किंतु जो मूर्त काल है और वो प्राण से शुरू होकर के और ब्रह्म काल पर्यंत का होता है, वो प्रयोजन का है और उसकी गणना को समझना है। ये हमने पिछले पाठ में समझा। आपको ये स्पष्ट हो गया है कि जो मौलिक रूप से क्षण है, मुहूर्त है, लग्न है, प्रहर है, दिनमान है, रात्रिमान है, दिवसमान है, पक्ष, मास और उसके बाद ऋतु और अयन और फिर संवत्सर, ये सारा जो काल गणना क्रम का जो विधान है वो ज्योतिष का मुख्य विषय है। विधान काल विधान शास्त्रम, ये ज्योतिषम। उसके एक एक अंग को समझना और उस पर गणित में अपने आप को दक्ष करना, ये हमारा इस शिक्षण पाठ्यक्रम का लक्ष्य है। आज मैं थोड़ा सा एक गणितीय रुझान आप लोगों में देने के लिए एक अभ्यास की बात रख रहा हूं और उसके तुरंत बाद हम जो कलनात्मक काल है, कलन माने गणना करने का, कलनात्मक काल की जो हम समझ रहे हैं उसके अगले बिंदुओं पर हम आएंगे। तो मैंने जो गणनात्मक रूप से आपको थोड़ा आज कुछ विषय देने की बात विचारी है, उसमें मैंने 4 बिंदु खास तौर पर लिए हैं। और जो पहला बिंदु है वो है घटी पल विपल की जो हमारी समय विधा है, समय का ढंग है नोट करने का, समय को संज्ञान में लेने का, समय को कलन करने का। तो उसमें कैसे उनको जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है और कैसे गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है, ये थोड़ा सा हम इस विषय को आज देख रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, पहले 6 घटी 50 पल और 24 विपल, 6 घटी 50 पल और 24 विपल। इसमें एक अभ्यास के लिए हमने 25 घटी 15 पल और 37 विपल को जोड़ना है। घटी पल विपल समय की के मात्रक हैं, मात्रक कहते हैं इकाई को, ये समय की इकाइयां हैं। और ये जो विपल है इसका 60 गुणा पल होता है और पल का 60 गुणा घटी होता है। 60 घटी का एक पूरा दिवसमान होता है।
ये काल आपका सूर्योदय से शुरू होता है और अगले सूर्योदय तक पूर्ण होता है। ये 60 घटी इसमें हो गया। तो 6 घटी 50 पल और 24 विपल अब इसमें जोड़ेंगे हम। 25 घटी 15 पल और 37 विपल। प्रिय महानुभावों, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़े ही काम की है। वैसे आजकल कैलकुलेटर का जमाना है, हम सब सारी गणनाएं, बड़ी बड़ी गणनाएं कौन करता हाथ से, लेकिन इसका ये तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये आना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। अब भले ही आप ये सब चीजें कैलकुलेटर से करते हैं और करना चाहिए, लेकिन आपको आना भी चाहिए। तो थोड़ा सा आप में रुझान बनाने के लिए आज ये शुरू किया है। आप अपने पास, जिनके पास कुछ नोट करने का है वो नोट भी कर लें, नहीं तो देख लें, यहाँ शायद भी वो स्क्रीन पे दिखा देंगे इन चीजों को नोट करके। 6 घटी 50 पल और 24 विपल, और इसमें हम जोड़ रहे हैं 25 घटी 15 पल और 37 विपल। तो 24 में 37 जोड़ा तो ये आपका आया 61, 61। 6 घटी 50 और 24 और 24। अब इसमें जोड़ना है 25 15 37, 25 25 15 घटी पल और विपल। इसमें जोड़ना है 25 15 और 37, 37 37। अब देखिए इसको जोड़ रहे हैं तो ये आया 61। आप इनको पहले ऐसे ही लिख लीजिए, 61 और फिर आप 65 और फिर 25 और 6 31, 31 आया। 31, 32 की जगह अभी 31 ही लिखी है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो 61 है, तो 61 विकला नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही 60 विकला हो जाएंगी तो वो 60 की एक पल बन जाएगा। इसलिए यहां आपका 1 रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 विपल। और वो जो 1 विपल था, 1 पल था, वो आपका 65 में जुड़ गया। नहीं, ये 25 और 6 31, 31 होगा यहां, या उसको 7 कर दीजिए 6 को, तो भी बात वही होगी। तो अभी 50 और 15 जोड़ा तो 65 आया, और 1 घटी यहां से मिल गई थी तो ये 66 हो गया। और 66 में जैसे ही 60 पल हो जाएंगे तो 1 घटी बन जाएगी, और घटी बन जाएगी तो यहां जो बैलेंस है बची हुई है वो ही रहेंगी। तो ये 66 में से 6 पल यहां बचे, ये आपका 6 पल हुआ। और जो आपकी वहां घटी जोड़ के आया था, विभू को सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? हमारी बात जा नहीं रही क्या? 25 और 6 31, यहाँ 32 लिखा है, या तो 6 को 7 कर दो। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ गए आप लोग। और ये इस तरह से आपका ये 31 और 1 और ये तब 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये आपको घटी पल विपल का जोड़ना हुआ। 2 मिनट की बात थी। अब इसी तरह से घटाने का वो लगा, या यहीं पर एक चीज और आप देख लीजिए कि ये 6 घटी 50 पल और 24 विपल है। इनको अगर आपसे कहा जाए कि विकला में ही घटी पल विपलों में कितना मान है इसका, अगर ये कहा जाए, कहीं आपको ये भी आगे कहीं आपके प्रयोजन में आती हैं बातें कि 6 घटी 50 पल और 24 विपल को अगर हम विपलात्मक कहेंगे तो कितना हुआ? तो
आप इसको देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने 6 घटी के पल बनाने, 6 घटी के पल बनाने हैं आपने। तो 6 घटी के पल बनाएंगे तो 6 को 60 से गुणा करेंगे। 6 गुणा गया 60, 6 गुणा गया 60, और 6 को 60 से गुणा करेंगे तो 6 छके 36, 360 हो गए। अभी जो 360 हुए ये पल हुए, ये पल हुए, अभी घटी नहीं रही। अब 50 पल हमारे पास पहले से ही है, तो इन 50 पलों को इन 360 में जोड़ देंगे। 360 में प्लस करो 50, तो ये अब आपके पास हो गए 410। 360 में 50 जोड़ा तो ये 410 हो गए आपके पास, 410 पल हो गए आपके पास, 410। अब अभी 1/3 कार्य और बाकी रहा, क्योंकि घटी के आपने पल बना लिए, पलों में पल जोड़ करके अब पूरे पल ले लिए। अब इसको आपने विपल में बनाना है, तो इसका है 410 को फिर 60 से गुणा करो। अब इसको प्रैक्टिकली गुणा करिए, 410 से 60 को, 6 जीरो का 0, 6 एकम 6, अब 6 चौको 24, 24 600, ये आपके पलों के विपल हो गए। अब इसमें आपके पास 24 पल और हैं, 24 पल और हैं आपके पास में, तो ये हो गए आपके 24,624 विपल। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप देख रहे हैं कि ये जो विपल है ये घटी पल विपल में से सबसे छोटी है। अगर हम इस विपल के मान को घटी में कहना चाहेंगे तो तब कैसे करेंगे? अब इसकी गणित देखिए, इसका उल्टे प्रोसेस से आप चलेंगे। अब 24,624 में आप 60 का भाग देंगे, और जो आएगा उसमें आप पलों को जोड़ देंगे, और जो टोटल आएगा उसमें फिर 60 का भाग देंगे, तो ये डेसिमल में आपकी घटियां आ जाएंगी। इसको मैं फिर आगे और एग्जांपल में लेता हूं, अभी एक और आगे बढ़ के, क्योंकि मेरे ये इस तरह से आपको करना होगा। और ये जो है 410 पल और 24 विपल, और 24 में 410 ये हो गए 434। अब 434 में आप 60 का भाग देंगे तो डेसिमल में आएगा। ये आ जाएगा आपका 410.4 भागा 60, ये आया 6.83 समथिंग। हाँ, 6 घटी और 50 पर, तो 6.83, 50 को आप उसमें बदलेंगे तो वो 0.83 कुछ आ जाएगा। मेरा आशा है आपको थोड़ा एक गणितीय रुझान को समझाने का है। अब आइए अगला जो प्रकरण लीजिए वो लीजिए घटाने का। अभी आपने जोड़ने का लिया, अब एक घटाने का देखिए। आप घटाने के लिए लीजिए 18 घटी 20 पल और 34 विपल। 18 घटी 20 पल और 34 विपल। इसमें से आपको घटाना है 7 घटी 36 पल और 50 विपल। 7 घटी 36 पल और 50 विपल, ये आपको घटाना है। अब आइए ठीक अभ्यास करिए और
समझने के लिए, जिनको हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ये सब इसमें पहले ही आप अभ्यस्त हो, लेकिन मैंने जैसे पहले 2-3 बार मैं पहले भी कह चुका हूं कि यहाँ तो उद्देश्य उस आदमी को लेकर के चलने का है जिसको ज्योतिष में बिल्कुल जो नया है। यहाँ मुझे उस आदमी को लेकर के नहीं चलना है जो ज्योतिष में बहुत कुछ आगे है। ये है, ये शिक्षण का आधार होता ही यही है। तो आप देखिए 18, 20, 34 इसमें से घटाइए। अब हम 34 में से 50 घटाएंगे, 34 में से 50 घटाएंगे, नहीं घटता। तो जैसे आपने देखा होगा सिंपल मैथ्स में हम दहाई, सैकड़ा इत्यादि अंकों का ध्यान रखते हैं। एक दहाई लेते हैं तो उसका मान 10 होता है। ठीक यहाँ दहाई नहीं लेते, यहाँ 34 विपल में से 50 विपल घटाना है, तो नहीं घट रहा तो हमको एक पल लेना है पूरा, और उस पल को लेंगे तो ये 34 जुड़ करके और 60 वो जुड़ेंगे तो ये 94 हो जाएंगे। बहुत अच्छा, ठीक किया। अभी 94 में से 50 घट जाएगा तो यहाँ 44 आ जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ पर आपका ये 44 आ गया, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपके पास 20 पल थे, अब लेकिन 20 पल नहीं है, क्योंकि एक पल आपको विपल का जो कलन था उसमें आपने ले लिया है। अब आपके पास यहाँ 19 पल रहे, अब 19 में से 36 घटाना है और नहीं घटता है, तो यहाँ आप एक घटी लेंगे। अब घटी लेंगे तो 60 पल हो जाएंगे, 60 पल में 19 को जोड़ेंगे तो ये 79 होगा, 80 नहीं हो जाएगा, 20 नहीं रहेगा, ये 79 हो जाएगा, 79 हो जाएगा। और इस 79 में से 36 को आप जब घटाएंगे तो ये होगा 9 में 6 3, 7 में 3 4, 43। तो ये अब आपका ये यहाँ पूरा हुआ। अब लेकिन यहाँ पर जब 18 घटी थी आपके पास में, वो 18 में से एक माइनस उधर चली गई है तो अब 17 ही रही, 17 में से 7 घटाया तो आपके 10 घटी, 43 पल और 44 विपल रहे। ये घटाने का अभ्यास हो गया। और मैं समझता हूं कि ये वीडियो जैसे आप देखेंगे, जिन लोगों को थोड़ा सा भी अभ्यास का हो तो अभ्यास करके आप लोग बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है। और दूसरा, आगे चूंकि अपने में एक गणितीय अभिरुचि पैदा करनी है, क्योंकि बहुत जल्दी मैं समझता हूं 3-4 पाठों के बाद आप लोग दिन की गणना पे आ जाएंगे। दिन की गणना पे आएंगे तो आपको सूर्योदय गणित करना पड़ेगा। सूर्योदय गणित करना ज्योतिष की एक अहम गणित है, मुख्य गणित है। बहुतों को जो ज्योतिष में चल रहे हैं उनको नहीं आती है, और आपको ये यहाँ से आगे कराइए, तब जाएगा। यहाँ से जब आप सूर्योदय की गणित को सीखेंगे तब आपको अगला स्टेप पे आना भेजा जाएगा या लाया जाएगा। तो इस सब को जो है करने के लिए आप में धीरे धीरे एक गणितीय क्षमता, गणितीय अभिरुचि का विकसित होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखें आप। चलिए, ये हुआ। अब देखिए, इसको भी एक बार हम देखें, इसको भी जो है हम उसमें बदल के देखते हैं, क्या नाम कहते हैं, डेसिमल में। अभी 44 है, इस 44 को आप डेसिमल में बदलिए तो 44 में भाग देंगे 60 का तो ये आ जाएगा 0.73। 44 में भाग दिया, 0.73 आया। अब 0.73 ये क्या हो गया, इसको अब 43 पल में जोड़ेंगे तो ये 43 पल हो जाएगा। 43 पल इसमें जुड़ जाएंगे तो ये 43.73 हो जाएगा। 43.73 डेसिमल में आप दशमलव में इसको बना रहे हैं। दशमलव में देखिए आपको घटी भी बना सकते हैं और इधर पलों में भी बना सकते हैं। तो अब ये 43.73 आया और इसको आप फिर 60 से भाग देंगे। 43.73 को आपने भाग देना है 60 से, तो ये आया आपका 0.728। 0.728।
अब ये 0.728 आ गया। इसमें आप अब ये 10 घटी को जोड़ देंगे, 10 घटी को जोड़ देंगे तो ये मान आ गया इसका कि इतनी घटी डेसिमल में इतनी घटी हुई। अब ये घटी हुई है, ये घटी है, अब ये पल विपल नहीं है। चलिए अब एक चीज और, अगली गणित लीजिए कि जो 60 घटी होती हैं, एक दिन का जो मान है 60 घटी का हुआ, इसे कंप्लीट कर दीजिए, हो गया है। और अब एक दिन का मान 60 घटी हुआ, 60 घटी लीजिए। अब ये 60 घटी को अगर आप पलों में कहेंगे तो तब कितना, या चलिए घंटा मिनटों में लेते हैं इनको, पहले घटी पल में, घंटा मिनट का बाद में ले लेंगे, पहले घटी का लीजिए 60 घटी। और 60 घटी का आपको पल बनाना है, तो 60 घटी के पल बनाएंगे तो 60 गुणा गया 60, एक घटी में 60 पल होते हैं, तो तब 60 गुणा गया 60। अब ये 60 गुणा के 60 पल बने तो 3600 पल हुए, यानी एक घटी में आपके 3600 पल होते हैं। तो एक घटी में 60 पल होते हैं, तो 60 घटी में, अब देखिए यहां पर आप एक पूरा जो दिन है उसको 60 घटी का भी कह सकते हैं और उसको 3600 पल का भी कह सकते हैं। एक दिन में 3600 पल हुए। आपसे पूछा एक दिन कितने पल का होता है, तो आपका उत्तर हुआ 3600 पल का हुआ। कितनी घटी का एक दिन होता है, तो आपका उत्तर हुआ 60 घटी का। लेकिन इसी 3600 पल के हम विपल बनाएंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि एक पूरे दिनमान में, एक दिवस मान में कितने विपल होते हैं, तो इसको फिर 60 से गुणा। तो ये जब 3600 को फिर 60 से गुणा करा तो ये आया 8000, ये हुआ 8 लाख, ये हुआ 86,400, 86,400, 86,400। इतने विपल का एक दिन होता है। ये विपल हुए। और अच्छा, मैं नीचे वाली लाइन पढ़ने में आ गई मेरी, आपने सही करा है। 3600 को फिर 60 से गुणा करा तो ये 21,600 विपल हो गया। बिल्कुल ठीक है, 21,600 विपल। एक दिन में 21,600 विपल होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है 21,600 नहीं, ये 6,000, 2,16,000 है, ये 21,600 नहीं है। 2 लाख, बिल्कुल करेक्ट, 2,16,000 विपल आपके कुल हुए एक दिन में। अब देखिए कल आपने पढ़ा था कि एक व्यक्ति एक दिन में जो है 10 पल विपल में एक सांस लेता है। आपने देखा था 4 सेकंड में, जिसको प्राण कहा था। प्राण जो है वो एक स्वस्थ व्यक्ति के श्वास के आने और जाने का श्वासोच्छ्वासांतरवर्ती काल, स्वस्थ पुरुष से एक स्वस्थ पुरुष के एक श्वासोच्छ्वासांतरवर्ती काल प्राण, वो प्राण होता है। और उसमें 4 सेकंड का टाइम लगता है या 10 पल का लगता है। अब देखिए इसमें अगर 10 का भाग दे देंगे तो ये 21,600 आ जाएगा। तो एक दिन में एक व्यक्ति 10 विपल में एक सांस पूरी करता है, तो ये 21,600 आ गया। अब आइए आप एक दूसरे पहलू पर, वो है दिवस के सेकंड जानना। अभी आपने दिवस के विपल जाने और विपल से देखिए आपका आया 21,000, 2,16,000, और तब उसमें आपने 10 का भाग दिया, 10 विपल की एक सांस, तो 21,600 सांसें बनी। अब आप अगला जो है वो है दिवस के सेकंड जानना। तो अब आप 24 घंटे से लेंगे। आप एक घंटा जो है पूरा 24 घंटे का एक दिन होता है, तो 24 को 60 से गुणा करा तो 24 गुणा गए 60 से, तो ये 1440, 1440 ये मिनट हो गए आपके। 1440 ये मिनट हो गए। अब इसको 1440 मिनट को फिर सेकंड में बदलिए, तो ये हो गया आपका। अब आपका आ जाएगा 1440 को फिर सेकंड में बदला तो ये आ गया 8,86,400, खाली 86,400, 86,400 ये हुआ। ये क्या हुआ, ये सेकंड हो गए।
अब ये देखिए, आपने कल पढ़ा था कि 4 सेकंड में एक सांस होती है। अब इसमें 4 का भाग दे दो। अब इसमें 4 का भाग दिया डिवाइडेड बाई 4 कि कितनी सांसों का समय बना, तो अब वो 21,600 आ जाएगा। यहां भी वही चीज आ गई, 21,600 का। और इसका एक और भी क्या कहना चाहिए, उसका रेलिवेंसी है, एक और संगति है। वो संगति है, वो देखिए अब आप 21,600 सांसें हो गई, 4 का भाग देंगे तो वो आ जाएगा। अब आप दूसरी रेलिवेंसी है, उसको देखिए आप। एक वृत्त में 360 अंश होते हैं। एक वृत्त में, वृत्त को लीजिए 360 अंश, इसको यहीं पूरा कर लीजिए। 360 अंश, एक वृत्त में 360 अंश होते हैं। कोई भी वृत्त आप जानते हैं 360 अंश का होता है। अब ये 360 अंश को अगर आप कला में अंश कला विकला, अब हम अंश कला विकला पे आ गए, तो एक वृत्त जो है वो 360 अंश का होता है, यानी कि 360 को 60 से गुणा करेंगे तो कला में माना जाएगा। तो 360 को 60 से तो 3600 कला हो गई, 3600 कला हो गई। ठीक है, 3600 36 360, ये 3600 नहीं, ये पहले तो 60 अंश, 360 अंश का 60, ये वो, एक सेकंड, हाँ थोड़ा 360 ज्यादा आएगा, ये 21,600 आएगा, ये आ जाएगा 21,600 कला। 21,600 कला ये हुई। अब इसकी आप विकला बनाएंगे तो फिर इसे 60 से गुणा करेंगे। ये आ गया आपका इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1,29,, ये हो गया 12,96,000, 12,96,000 वर्ष। 21,600 को 60 से गुणा करा, 21,600 60 से गुणा करा तो इतना कहाँ आ रहा है? हाँ ये आ रहा है, करेक्ट है, ये आ रहा है। अब ये जो 12,96,000 है ना, इस फिगर को याद रखिएगा। इसका तारतम्य हम फिर आगे आपको देंगे, क्योंकि अब हम सीधे जो है शेष विषय पर बढ़ रहे हैं। जो आज का विषय है वो भी हो जाना जरूरी है। इसमें गणित का एक पक्ष रह गया है, उसको मैं यहीं वो कर रहा हूं, क्योंकि फिर हमारे मुख्य बात को पढ़ने का भी समय कम रह जाएगा। इसको यहीं पर छोड़ करके 12,000, इसे हम आगे फिर कभी लेंगे। तो देखिए, अब आपका जो अगला जो विषय है वो है कि कल आपने घटी पल विपल पढ़ लिए, प्राण से लेकर त्रुटि से लेकर, और वो सब आपने पढ़ लिए पिछले पाठ में। आज आपका जो अगला विषय है वो है दिनों का, कि जो दिन होता है, दिन प्रायः जो है एक वो है कि व्यवहार में हम जो कहते हैं कि जब सूर्य दिखता है तो वो दिन है, जब सूर्य नहीं दिखता है तो वो दिन नहीं है, रात्रि है। और उसने विष्णु पुराणकार ने तो एक बहुत बढ़िया श्लोक दिया है बना करके, नैवास्तमनम मर्कश्या नोदया सर्वदा सता, नैवास्तमनम अर्कश्या नोदया सर्वदा सता, उदयास्तमनाख्यम ही दर्शना दर्शनम मिरवे। बहुत बढ़िया श्लोक है ये। और वो है कि नैवास्तमनम अर्क का कभी अस्त होता ही नहीं है, सूर्य कभी अस्त नहीं होता है कभी। बहुत अच्छा लिखा है, नैवास्तमनम मर्क न एवं अस्त नैवास्तमनम अर्कश्या नोदय सर्वदा सतः, और न इसका उदय होता है, ये तो समान एक जैसा रहता है। फिर आगे कहा है उदयास्तमनाख्यम ही, हम इसको उदय और अस्त होना कहते हैं। उदयास्तमनाख्यम ही दर्शना दर्शनम रवे, जैसे हमको दिखता है और जैसे नहीं दिखता है उसके कारण प्रभाव से हम इसको उदय और अस्त कहते हैं। बहुत सुंदर है। तो ये दिन की सामान्य वो है। लेकिन ये जो दिन है
ये हमारे पास 4 प्रकार के दिन होते हैं। ये आज का अगला स्टेप है मुख्य। तो पहला दिन होता है, उसका नाम है सावन दिन। सबसे पहले दिन 4 प्रकार के, तो पहला सावन दिन, दूसरा सौर दिन, सौर, और तीसरा नक्षत्र दिन, और चौथा चांद्र दिन। चौथा चांद्र दिन अच्छे से आपको याद भी हो जाना चाहिए। और सावन दिन, सौर दिन, नक्षत्र दिन और चांद्र दिन, अब इन दिनों को समझना है। तो सावन की जो परिभाषा है, सूर्योदय द्वयांतरवर्ती काल सावन। 2 सूर्योदयों के बीच का जो काल होता है, सूर्योदय द्वयांतरवर्ती, दो अंतर्वर्ती काल, वो सावन भवती, सावन होता है। सीधी सी बात, आज का सूर्योदय हुआ और आज के सूर्योदय से जो कल का सूर्योदय होगा, वो सूर्योदय के बीच का जो टोटल पीरियड है, ये सावन दिन कहलाता है। तो सूर्योदय, 2 सूर्योदयों के बीच का काल सावन दिन कहलाता है। ये सावन दिन की परिभाषा हो गई। सिविल डे भी बोलते हैं इसको। हाँ, ये सिविल डेज भी होते हैं। और सावन दिन। अच्छा, दूसरा है सौर दिन। इसको थोड़ा सा समझने में आपको थोड़ा और बढ़ना है कि देखिए, सारे वृत्त की होती है 360 डिग्री। पूरा वृत्त जो क्रांति वृत्त है, अभिचार चलाए सूर्य और पृथ्वी ने जो बनाया है क्रांति वृत्त, अभिमाने सूर्य अचला में पृथ्वी, तो वो जो वृत्त है पूरा क्रांति वृत्त 360 अंश का है। और 360 अंश को 12 प्रखंडों में लिया गया है। 12 प्रदया प्रधि, तो 12 प्रदया 12 खंड हो गए, उनको हम मास से समझते हैं। तो इनके जो विभाग है, इसका जो न्यूनतम विभाग है, उसको कहते हैं अंश। उसको क्या कहते हैं? अंश। तो जो सौर दिन की परिभाषा है, वो ये है कि वो 360 में से जो एक भाग है, यानी 1/360, ठीक, 1/360। इसको संस्कृत ने ऐसा कहा है कि सूर्यस्य एकांश, एक अंश भोग्य काल हो। जो सूर्य का भोग काल, सूर्यस्य एकांश भोग काल एकम सौर दिनम। सूर्यस्य एकांश, एक अंश, वो दीर्घ संधि में बोल रहा है। सूर्य का एक अंश का भोग काल, भोग काल माने जितनी देर में सूर्य एक अंश को पार करेगा, यही तो हुआ भोग काल। तो एक अंश को जितनी देर में सूर्य भोग रहा है, उस काल को, उस ड्यूरेशन को, उस अंतराल को सौर दिन कहते हैं। दिन की दूसरी भाषा स्पष्ट हुई। सावन दिन उदयाद उदयम, उदय से उदय तक का। सौर दिन एकांश भोग काल। किसका भोग? एकांश। वो जो क्रांति वृत्त का प्रखंड, जो पूरा क्रांति वृत्त है, उसका 1/360 एकांश हुआ। और उस एकांश का जो भोग काल हुआ, वो हुआ आपका सौर दिन। सूर्य से सौर बना है, ठीक। अच्छा, अब आइए तीसरे दिन पर। तीसरा है नक्षत्र दिन।
अब देखिए, जिस तरह से सूर्य उदय होता है, इसी तरह से नक्षत्र भी उदय होते हैं, नक्षत्र भी अस्त होते हैं। हम उदय होना किसको कहते हैं? हमारे क्षितिज पे पृथ्वी जहां हमको आसमान से मिली हुई दिखती है, उस पॉइंट को क्षितिज कहते हैं। और उस क्षितिज पे जब हमको कोई ग्रह, तारा, नक्षत्र कुछ भी, वो जब हमको ऊपर आता दिखता है, उसे हम उदय कहते हैं। और वही जब अगले सिरे में हमसे लोप होता है, दिखा रहे हैं बहुत अच्छे से, ये क्षितिज की रेखा है। जब अपवर्ड को कोई आ रहा है, उग रहा है, उदय उत्पन्न हो रहा है, ऊपर आ रहा है, जैसे पौधे होते हैं ना, पौधे धरती से ऊपर आते हैं तो उसको हम उगना बोलते हैं ना, उसको उगना तो बोलते हैं। तो क्षितिज से जब हमको ऊपर आता दिखता है, उसको उदय बोलते हैं। और वही जब अगले क्षितिज पर जा करके हमसे परोक्ष हो जाता है, अप्रत्यक्ष हो जाता है, तो उस अप्रत्यक्ष होने को, उस परोक्ष होने को हम अस्त होना कहते हैं। अस्त होना कहते हैं। तो इसी तरह से नक्षत्र जो आज उदय हो रहा है और समय बीता 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 और वो कल जब हमको फिर उदय होगा, तो ये जो समय का ड्यूरेशन है, ये जो समय का अंतराल है, इस समय को कहते हैं नक्षत्र दिन। और इसका दूसरा नाम है सिड्रल डे। सिड्रल का अर्थ हुआ नक्षत्र से जुड़ा हुआ। बहुत सुंदर। तो नक्षत्र जनितम दिनम, ये जो संस्कृत के वो है ना, थोड़ा सूत्रात्मक बड़े अच्छे हैं। आप लोगों को आगे चल करके जो नए लोग हैं उनको बड़ा अच्छा लगेगा, ये समझने में बहुत अच्छा है। मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मैं आरंभिक तौर से ज्योतिष जो है वो अंग्रेजी में पढ़ा हुआ हूँ। ज्यादातर जो है डॉक्टर वीवी रमन और भी बहुत ग्रंथों का, तो उनके हमने पूरा साहित्य का, और वो सारा अंग्रेजी में है। वो उनका बड़ा अच्छा तरीका एक्सप्लेन करने का, और बहुत अच्छा। पर हाँ, उसके लिए थोड़ा ज्योतिष की समझ होनी जरूरी है, ज्योतिष थोड़ा अंग्रेजी में भी वो होना चाहिए। लेकिन मैंने एक बात फिर नोट करी, जो कि मुझे उन्हीं किताबों के अध्ययन से हुई, कि जो संस्कृत में या तो संस्कृत में और या अंग्रेजी में साहित्य ज्योतिष का बहुत उत्तम है। हिंदी का क्रम जो है वो तीसरे नंबर पर है। हिंदी में उतना अच्छा साहित्य नहीं है। तो आपको भी मेरी एक सलाह ये है कि आप जो गहरे उतरना चाहते हो, तो संस्कृत से बढ़िया कुछ नहीं है। उसकी खासियत ये है संस्कृत की कि वो सूत्रात्मक है। वो बातों को भी सूत्रात्मक तरीके से समझाता है, और वो सूत्र बड़े अच्छे से याद हो जाते हैं। तो फिर हमारी गति ठीक हो गई। कहने का अर्थ मेरा आपके लिए सिर्फ ये है कि ये जो है नक्षत्र जनितम दिनम नक्षत्रम, कितना अच्छा छोटा सा वाक्य और बड़ा, उदयाद उदयम दिवस का बहुत छोटा सा वाक्य याद हो गया। तो सूर्य से एकांश भोग काल सौर दिन, बहुत छोटा सा संक्षेप में वो याद हो जाता है। तो नक्षत्र जनितम दिनम नक्षत्रम, ये आपका नक्षत्र दिन हुआ। और तीसरी चौथा जो है वो है चांद्र दिन। ये जरा थोड़ा अलग है, इन सब से अलग ही चांद्र दिन। तो ये भी जो है तो इसका भी एक कंप्लीट ड्यूरेशन है, लेकिन इसमें जो ये दिन कहे गए हैं ऊपर वाले, इन दिनों से कोई तारतम्य नहीं है। जैसे चांद्र दिन, वो क्या नाम, नक्षत्र दिन कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ पर, और वो आमतौर पर जो है यहाँ तक कि सौर दिन भी जो है वो आमतौर पर सूर्योदय के आसपास ही कहीं होता है। सावन दिन सूर्योदय, नक्षत्र दिन का एक फिक्स उदय का है। लेकिन मैं
न तय का है और न सूर्य उदय। चांद्र दिन में जो तात्पर्य है, जो संबंध है, तो फिर है क्या? इसमें है कि सूर्य की स्थिति से चंद्रमा की स्थिति, सूर्य की स्थिति से चंद्रमा की स्थिति जैसे ही 12 अंश हो जाएगी, अब देखिए 12 अंश हो गई और 12 अंश से आगे जाएगी, जैसे 12 अंश पूर्ण हो जाएगी तो चंद्रमा की एक तिथि पूरी हो जाती, चंद्रमा की एक तिथि पूरी हो जाती है। जैसे ही 12 अंश, इसकी जो परिभाषा है वो ये है कि सूर्य चंद्रयोः प्रति द्वादश भाग मितांतरेण, सूर्य चंद्रयोः, सूर्य और चंद्रमा के प्रति द्वादश भाग मितांतरेण तुल्यम, उसके बराबर। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के परस्पर की 12 अंश की गति जैसे पूरी हो जाए, तुल्यम, उसके बराबर हो जाएगी, तो एक चांद्र तिथि पूरी हो जाती, उसी को चांद्र दिन कहते हैं। और वैसे पिछले पाठ में कहीं मैंने थोड़ा सा इस बारे में आपको पहले भी कहा था, और इसका उदय अस्त कितने बजे, कितना, एक फिक्स पैमाना नहीं है। क्यों नहीं पैमाना फिक्स है? क्योंकि ये चंद्रमा की गति पर निर्भर करता है। चंद्रमा कितनी, किस गति से जा रहा है, 12 अंश को कितने, तो अब देखिए कभी कभी जो है चंद्रमा वो 11 अंश ही चलता है, कभी जो है 12 अंश और 13 अंश भी चल लेता है। तो जितना चंद्रमा जितना भी चले, लेकिन वो जो 12 अंश की दूरी है, 12 अंश की दूरी है, वो 12 अंश की दूरी का जो टोटल टाइम है वो चंद्रमा की एक तिथि होती है, और वो तिथि जो है चंद्र दिवस कहलाता है, चांद्र दिन कहलाता है। चांद्र दिनम नाम सूर्य चंद्रयोः प्रति द्वादश भाग मितांतरेण तुल्यम चांद्र दिनम। ठीक है, तो आज जो मुख्य बातें थी हमको समझने की, कि सावन दिन का हमने समझा, शॉर्ट, ओ अच्छा, मेरा 2 जगह आज का कार्यक्रम रह गया। एक तो गणित में मुझे थोड़ा सा 2 स्टेप और चलना था, और वो मैं, लेकिन देखते हैं, जरूरी है, अगले उसमें देखेंगे। और आज जो है आपकी ये 4 बातें पूरी हो गई हैं, इसमें फिर 4 बातें और आगे आएंगी, और उसके बाद मैं समझता हूँ थोड़ा सा इस विषय में और है, ये आपकी ये दिनों का इत्यादि का गणना का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, और फिर हम जो है अगला विषय नया लेंगे। आज आपने सावन दिन समझ लिया, सौर दिन समझ लिया, सौर दिन के साथ सूर्य का 360/1/360 अंश की दूरी को तय करने का हिसाब है। और नक्षत्र में एक नक्षत्र के उदय होने से फिर उस नक्षत्र के अगले दिन उदय होने में जो समय हमको मिलता है उसका नाम नक्षत्र दिन हुआ। और इन सब की गणित है, फिर आगे इसमें गणित में आएंगे ये बातें, ध्यान रखिएगा ये। और उसके बाद चांद्र दिन है। चांद्र दिन जो है वो चंद्रमा की एक तिथि है, और 12 अंश की दूरी चंद्रमा से सूर्य के बीच में जैसे हो जाती है, वो आपको जो है वो एक तिथि, एक दिन कहलाता है। इसके साथ ही वैसे तो समय तो बहुत बड़ी तेजी से निकल गया, लेकिन आज हम चाहते थे कि हम आप लोगों से भी कुछ पूछें, थोड़ा देखें, जानें कैसा कैसा हमारा चल रहा है, और उससे हमको भी लगेगा कि हम जो बोल रहे हैं जिस ढंग से आपको, वो कितना कुछ समझ में आपको आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं लिया जाए 5-7 मिनट इस बात में लिया जाए कि नहीं लिया जाए, स्वामी जी? जी चर्चा कर सकते हैं।
जी, ठीक। तो आप